Hello, lovely people. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से रहने के लिए प्रतिदिन पॉजिटिविटी को साथ लेके चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो विषय मैं आपके लिए लाई हूँ दैट इज़ डिमांडेड। ओके, बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी आई है और बहुत टाइम से ये अवेटेड वीडियो है। रुकी हुई थी बिकॉज़ मैं चाहती थी कि जितना ज़्यादा डिमांड हो जाए तभी मैं इसको लाऊं, बिकॉज़ ये है ही ऐसा वीडियो जब आप सुनेंगे तो आप मुझसे अग्री करेंगे कि अर्ली स्टेजेस के लिए तो ये नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही हाईली मैच्योर्ड ट्विन फ्लेम कपल्स के लिए है, लेकिन ये काम सबके आएगा, अर्ली वाले भी, मिडल वाले भी और हायर वालों के लिए भी। बिकॉज अगर आपको इसकी पहले से नॉलेज रहेगी तो आप बहुत ध्यान से चलेंगे ताकि वो गलतियों की गुंजाइश ना हो, जिससे आपकी जर्नी लंबी हो या स्थगित हो या पेंडिंग हो। राइट, तो आज का टॉपिक मैं पहले बता देती हूँ। ये है व्हाट हैपन आफ्टर ट्विन फ्लेम रीयूनियन। ट्विन फ्लेम रीयूनियन के बाद क्या होता है, ये बहुत ही अहम विषय है। बिकॉज सब बात करते हैं रीयूनियन की, लेकिन रीयूनियन के बाद क्या होता है ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी जिज्ञासा है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अगेन ये एक जनरल कलेक्टिव एनर्जी है, सो बहुत सारे जोड़ों के लिए है। आपको इससे अपनी एनर्जी कनेक्ट करने के लिए देना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और छोड़ना है पॉजिटिव क्लेमिंग करता हुआ एक मैसेज, ग्रेटिट्यूड देता हुआ एंजल एंड सिस्टर, हाईली स्पिरिचुअल, डिवाइन सोल और डिटीज़ को, मदर गाया, यूनिवर्स और आपके डीएम को। तो दोस्तों, जिनको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए अपने किसी भी विषय को लेके, इन वीडियोस के अलावा आपका कोई क्वेरी है जो यहाँ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, और पर्सनल मीन्स वाकई कोई पर्सनल बात है आपकी लाइफ गाइडेंस को लेके किसी भी प्रकार की, मैंने हर बार आपको बताया, मैं फिर बताती हूँ, पढ़ाई का विषय हो, शादी का विषय हो, किस्मत का विषय हो, घर का विषय हो, नौकरी का विषय हो और आपकी तरक्की का विषय हो, कुछ भी हो, ओके, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वे से हम रेमेडीज़ बताते हैं आपको और उसका समाधान आपको देते हैं। राइट, इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस लेना है, या तो मेरी स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है वो मेरी टीम का नंबर हो रहता है, उससे आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स कीजिए, रिटर्न या वॉइस मैसेज छोड़ के अपनी प्रॉब्लम बता के। ये पेड है, अपॉइंटमेंट्स फ्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप जब मैसेज छोड़ेंगे आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझाया जाता है, एंड उसके बाद हमारी तरफ से आपको कॉल जाता है और आपकी समस्या का समाधान आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है व्हाट हैपन्स आफ्टर ट्विन फ्लेम रीयूनियन। आखिर ट्विन फ्लेम रीयूनियन के बाद आगे क्या होता है, ये बात करने की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि कई बार रीयूनियन के बाद भी सेपरेशन होता है। मैं ये आपको बता दूं, ये बेहद दुखद है, पीड़ित है, लेकिन ये होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसीलिए ये टॉपिक आज आपके सामने लाया गया है। देखिए, ये मैं 2 स्टेजेस में इस विषय पे बात करूँगी। पहली, आफ्टर मीटिंग, रीयूनियन में जब आप मीट करते हो, वो कांटेक्ट के लिए आपको बुलाते हैं, रिकन्सिलेशन के लिए आपसे मिलते हैं या बात करते हैं, आप डेटिंग करते हो, आप कहीं पे एक दूसरे को अपना दुख सुख बताते हो, तो क्या होता है। और आफ्टर मीटिंग, जी हाँ, जब आप फिज़िकली रीयूनाइट हो जाते हो उनसे, फिज़िकली आपका मीटिंग हो जाता है अपने पार्टनर के साथ, तब एक्चुअली आपका रीयूनियन कंप्लीट माना जाता है।
तब क्या होता है, तो इनको मैं 2 चरणों में बात करूंगी, आप खुद समझेंगे कि 2 चरणों में ही क्यों ज़रूरी है। बिकॉज एक चरण हमें चैलेंजेस को फेस करवाता है, तो दूसरा चरण हमें एवोल्यूशन की तरफ बढ़ाता है, यानी कि क्रांति की तरफ, इनकलाब की तरफ, ग्रोथ की तरफ, बढ़त की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, तो पहला चरण जो आफ्टर मीटिंग आता है रीयूनियन के टाइम पे, इसमें क्या होता है, यूनिक चैलेंजेस सामने आते हैं। ऐसे चैलेंजेस जो कई बार दोनों फेस करते हैं या कोई एक जन फेस कर सकता है, बट ये चैलेंजेस आते हैं क्योंकि तब तक वो जो चीज़ें साथ में कैरी करके लाते हैं उन्हीं की वजह से ये चैलेंजेस होते हैं दोनों में। तो मैं 1 बाय 1 ये मैं लिस्ट आपके साथ बांटूंगी। ध्यान से जुड़ जाइए, ध्यान से सुनिए और इसको दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं तो ये वीडियो आप सेव भी कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो, आगे शेयर कीजिए अगर किसी को ज़रूरत है, ताकि कईयों के बिगड़े काम इससे संवर जाए। राइट, ये बहुत बड़ी जन सेवा का काम है, मैं भी कर रही हूँ, जन सेवा की तरह आप भी कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्या होता है कि फेसिंग ईच अदर ईगो, पास्ट ट्रॉमास एंड लिमिटेड बिलीफ। सबसे पहले क्या होता है कि एक दूसरे की ईगो झेलना पड़ता है। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, हम ईगो एंडिंग कर रहे हैं, ईगो एंड कर रहे हैं, बट आप जानते हो कि जब तक मनुष्य है तब तक उसका स्वाभिमान है, और स्वाभिमान है तो अभिमान भी है। राइट, ये कभी पूरा खत्म नहीं होता। जैसे अच्छाई और बुराई 2 बहनों की तरह साथ साथ चलती हैं ना, बनती नहीं दोनों में पर चलती हैं ताउम्र। इसी प्रकार से आपका स्वाभिमान और अभिमान दोनों साथ साथ चलते हैं लाइफ में। ठीक है, इससे कोई हमेशा के लिए पीछा नहीं छुड़वा सकता। ये कब किस पे सवार हो जाए नोबडी कैन से। राइट, ऋषि मुनि तक नहीं इससे बच पाते, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका पर्सन आता है, जब आप उनको मिलते हो, तो आप एक दूसरे का ईगो आपका क्लैश हो जाता है। अक्सर वो कहेंगे गलती तेरी थी, तू उस वक्त नरम रहती, ना गुस्सा करती तो ऐसा ना होता। आप कहोगे आपने कौन सा पहले से मुझे कॉन्फिडेंस में लिया, आपने भी तो चीज़ें मेरे से छुपाई, बिना बताए चुपचाप एक्शन ले लिया, जिससे हमारे घर में इतना कोहराम मचा। आप अगर बता देते, मुझे बता देते, मेरी लाइफ में इतना कोहराम ना मचता, तो ये सब ना होता। इस प्रकार की बातों को लेके जब आपका फर्स्ट मीटिंग रीयूनियन के बाद होता है, तो ये चीज़ें उठ जाती हैं कई बार ना चाहते भी। पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के आपके टर्मोइल्स सरफेस पे आ सकते हैं एक दूसरे को देख के, मिल के। और कारण होता है लिमिटेड बिलीफ, मतलब एक दूसरे में विश्वास की कमी एकदम से नहीं बनती। इतने सालों का सेपरेशन होता है, बीच में बहुत कुछ गलत सही सोचा होता है, बहुत कुछ गलत सही बताया होता है लोगों ने, तो ये बिलीफ बनता ही बनता है। कहते हैं ना, राम आते ही आएगा, रहीम जाते ही जाएगा। ये सेइंग है एक, मतलब आपका किसी के बारे में जो एक ओपिनियन बन चुका है, वो ओपिनियन आपका चेंज होने में टाइम लगता है। राइट, तो इसलिए लिमिटेड बिलीफ्स के कारण ईगो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है दोनों को। ये पहला चैलेंज होता है। सेकंड है एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ स्टीरियोटाइप फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोसाइटी। ये तो बना ही रहेगा, है ना। हर जगह से थर्ड पार्टी नहीं हटाई जा सकती, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये साथ ही चलती है, खासकर जहाँ थर्ड पार्टी परिवार है। परिवार से तो तोड़ा नहीं जा सकता ना, माता पिता तो साथ ही रहेंगे, दोस्त यार भी तकरीबन साथ ही रहते हैं, बहन भाई भी साथ ही रहते हैं, इनफैक्ट कई बार तो पहली पत्नी भी साथ ही रहती है। ठीक है, तो वो सोच, वो लोग जो पहले आपके रिश्ते के खिलाफ थे, वो अब भी खिलाफ है। माने तो आप हो, वो तो नहीं माने ना, है ना। वो तो अगर झुके भी हैं तो आपकी वजह से झुके हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर से आप पे एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट होता है। जिन्होंने पहले आपके इस पर्सन को सही नहीं कहा, वो बाद में भी सही नहीं कहेंगे, ना कहते हैं। तो जिस वजह से आप पे एक प्रेशर बना रहता है, क्योंकि वो क्या करेंगे, बात बात पे इस पर्सन की बातें जब आप उनसे शेयर करोगे, या वो आपसे पूछ के उस पर क्योरीज निकालेंगे कि ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों कहा उसने, देखा ये गलत है, हमने कहा था आपसे ये सही नहीं है। सो फिर से वो फिर से वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये लोग क्रिएट करवाते हैं, जिस वजह से
अगर दोनों साइड पे ऐसी पार्टीज हैं तो दोनों साइड पे प्रेशर क्रिएट होता है, नहीं तो एक पे तो ज़्यादा बढ़ेगा ही। अगर एक प्रेशर में है तो दूसरे पे आना ही आना है, क्योंकि वो एक को परेशान देख के दूसरा तो परेशान होगा ही कि फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई जा रही है, फिर से इनका दिमाग घुमाने की कोशिश की जा रही है, राइट। और उस वजह से नंबर 3 पे जो होता है वो होता है पुश एंड पुल ऑफ डेस्टिनी। भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है, आप जानते हो, तो उसमें भी पुश एंड पुल लगा रहता है। डिवाइन की तरफ से, डिवाइनल पावर्स की तरफ से बहुत कुछ चलता है कि ईश्वर को अगर ज़रा भी लगा कि दोनों सामंजस्य नहीं बिठा रहे हैं, या इन्होंने इनर वर्क छोड़ दिया, फोकसिंग छोड़ दी, सेल्फ लव छोड़ दिया, तो वो पुश एंड पुल फिर से आ जाते हैं लाइफ में। वही खींचातानी, वही फिर से एक दूसरे को धमकाना, लड़ना, राइट। इससे क्या होगा, वही खतरा मंडराता है सेपरेशन का दोबारा, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि ये चैलेंजेस हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। समटाइम्स कमिंग वेरी क्लोज, समटाइम डिस्टेंसिंग विद ईच अदर। इसमें ऐसा होगा, इस पुश एंड पुल में कभी लगेगा कि एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और कभी लगता है बहुत दूर चले गए, राइट। इसमें अभी एक दूसरे को छूने का तरीका, एक दूसरे से बात करने का तरीका, एक दूसरे को हैंडल करने का तरीका सब शामिल है। पता नहीं उनको कब कौन सी चीज़ किसको प्रोवोक कर जाए, कब बुरी लग जाए। अगला तो मजाक से हिट करे पीठ पे या गाल पे या सर पे और दूसरे को गुस्सा चढ़ जाए, ठीक है। सो इन चीज़ों का कुछ नहीं पता होता। ये डेस्टिनी है, ये भाग्य हमारा कि अगला अच्छा करे और दूसरे को बुरा लग जाए। नेक्स्ट है गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू सेल्फ हीलिंग एंड इंडिविजुअल ग्रोथ। अब इसमें क्या होता है कि आपके पार्टनर को, जो अवे पोर्शन आपके पास आया है, उसको कई बार लगता है कि आप अब उनको अहमियत नहीं देते, बट आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। अब इसमें कई रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1, आपकी अवेकनिंग अगर कंप्लीट हो चुकी है और उनकी अभी भी रहती है थोड़ी, तो ये उससे पहले हो जाता है यूनियन, मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो उसमें क्या, उनको क्या लगेगा कि अरे ये तो अब पता नहीं खुद को क्या समझती है या समझता है, मेरे पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा, अपना ही काम करता रहता, अपने पे ही फोकस करता रहता है, सेल्फिश हो गया बहुत ज़्यादा। जबकि आप सेल्फलेस होते हो, उनको आप सेल्फिश लगते हो, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि कई बार जो पर्सन है आपका, वो जगह छोड़ के आया, कोई जॉब छोड़ के आया, आप पे प्रेशर बढ़ गया फाइनेंशियल, आप चाहते हो कि उन पे मैं किसी किस्म का बोझ ना डालूं, इसलिए आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे काम कर रहे होते हो ज़्यादा ध्यान से, और उनको लगता है कि फ़ायदा क्या मेरे आने का, ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा मेरे पे, ध्यान ही नहीं दे रही मेरे पे, ठीक है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम पेश आ सकती है। नेक्स्ट है फियर ऑफ डिस्कसिंग सेंसिटिव इश्यूज। पुराने सेंसिटिव इशू जब पूछे जाते हैं या तो बताए जाते हैं, उस टाइम भी चैलेंजेस क्रिएट होते हैं बहुत बड़े। जो बता रहा है वो, उसके अंदर डर अलग होता है, जो सुन रहा है उसका भी बहुत डर होता है हमें कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं रिश्ता फिर से ना दरार में आ जाए, कहीं रिश्ता फिर ना टूट जाए। सुनाने वाला अपनी डर में होता है, सुनने वाला इस डर में होता है कि मैंने अगर सामने से कुछ कह दिया इसको बुरा ना लग जाए, ठीक है। सो इस तरह की चैलेंजेस सामने होती हैं। नेक्स्ट, समटाइम डीएम और डीएफ फेल टू प्रोटेक्ट देयर एनर्जीज एंड थिंक मोर अबाउट देयर पार्टनर्स इमोशन। ये तब होता है जब आप अपने आप को अपने पार्टनर की सोच के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश में लग जाते हो कि चलो अच्छा ठीक है, जैसा ये चाहता है या चाहती है मैं वैसा कर लेता हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए, ये खुश हो जाए, यू नो। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका अपने पे जो फोकस था, जो आप इनर वर्क करते हो, सेल्फ लव करते हो, मेडिटेशन करते हो, कई बार वो कम कर देते हो या बिल्कुल ही बंद कर देते हो, जिस वजह से वो ब्लॉकेजेस, वो ऑब्स्टेकल्स, वो अड़चने फिर से आने लगती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, ओके। जबकि ये बिल्कुल नहीं करना होता, पर ये होता है, मोस्ट प्रॉब्ली जोड़ों में होता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग की अभी कमी होती है, उस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होती जिस लेवल पे एक दूसरे को बिना कहे
देख के ही समझ जाए कि ये जो कर रहा है या कर रही है ये ज़रूरी है, इसीलिए कर रहा है, मेरे भले के लिए कर रहा है, अब हमारे जोड़े के भले के लिए कर रहा है, हमारे खिलाफ कुछ नहीं जाएगा। इस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग शुरू में नहीं बनी होती आफ्टर मीटिंग, बट वंस यू मेट विद योर पर्सन, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट मेरे को और ध्यान में आ रहे, मैं वो भी ऐड ऑन करती हूँ। जैसे कि कई बार फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आ रही होती हैं प्रैक्टिकलिटीज़ में, राइट। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि माना वो जगह छोड़ के आ गए आपके लिए कोई, या आपको जगह छोड़ के जाना पड़ गया, तो क्या होगा? जो बिजनेस, जो काम आप कर रहे हो उसमें खलन आता है ना, तो फिर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कई बार राइज हो जाती हैं, जिस वजह से वो बंदा या बंदी जो जगह छोड़ के आया वो डर के आपको खुल के नहीं बोलता कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरी ज़रूरत है या कुछ है, और आप डर के मारे उनको पूछते नहीं हो कि तेरे को चाहिए क्या, ताकि उसकी ईगो हर्ट ना हो जाए, उसका कहीं सेल्फ हर्ट ना हो जाए कि मेरे को पैसे दे रही है या दे रहा है, राइट। ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। और दोनों की इनकम में फ़र्क आ जाता है, एक ज़्यादा कमा रहा है या एक कम कमा रहा है, फिर एक्सपेंसेस जो आप शेयर करने चाहिए वो प्रॉपर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, और प्रेशर बढ़ता है एक दूसरे के लाइफस्टाइल पे, है ना। ये सब चीज़ें आती हैं। फिर नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि अवॉइडिंग को डिपेंडेंसी एंड मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट। ये मेन पॉइंट है दोस्तों। इस रिश्ते में रीयूनियन के बाद को डिपेंडेंसी में ना आना दोबारा, और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके देखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कहीं भी कभी भी किसी को भी पार्टनर को, एक को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उन पे को डिपेंड हो। लगने की तो बात ही नहीं है, होना ही नहीं है को डिपेंड आपने। और दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर को डिपेंडेंसी आई तो सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ते देर नहीं लगनी, और ये नहीं होना, क्योंकि जिस रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मेंटेन है एक दूसरे की, तो वो रिश्ता कैसे चलेगा, है ना। किसी भी रिश्ते में अगर विश्वास जरूरी है तो रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी कम्युनिकेशन जो आप अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कर रहे हो वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो इश्यूज़ पे बात करना जहाँ झगड़ा हुआ था, जहाँ प्रॉब्लम आई थी, दोबारा वो आपको प्रोवोक कर सकता है दोनों को, एक को। कई बार वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग इशू होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव इशू होते हैं, आपको बात करते डर लगता है, आप हिम्मत नहीं होती है, या टेम्पर लूज हो जाता है, राइट, किसी का भी दोनों में से, तो वो खतरनाक है, चैलेंजिंग है। फिर इफ़ेक्ट ऑन इंडिविजुअल कैरियर, अपने कैरियर पे बात करना, काम करना, या उनको ये ऑफ़र करना कि अगर आप अपना छोड़ आए हो तो आप मेरे साथ आ जाओ, कहीं वो गलत ना समझ ले, है ना, कि अब मुझे अपने अंडर लेना चाह रही है या चाह रहा है, या मेरी क्या इज्जत होगी अगर मैं इसके बिज़नेस को ज्वाइन करती हूँ या करता हूँ, मेरा क्या स्टेटस होगा, ठीक है। और इम्बैलेंस बिटवीन पर्सनल एम्बिशन एंड कलेक्टिव सोल पर्पस, आपके एम्बिशन और सोल पर्पस के बीच में जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ये भी चैलेंज के रूप में काम करता है गाइस। बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ को लेके, बिकॉज जब मिलन होता है दोनों का, तो ये बहुत बड़ी एक परीक्षा सामने उस टाइम आ रही होती है दोनों के, कि हमें किस प्रकार से अपने एम्बिशंस को, अपने गोल्स को मेंटेन करना है, उनको लेके चलना है, लेकिन उसमें से वक्त ये भी निकालना है कि जो हमारा सोल पर्पस है, स्पिरिचुअल पर्पस है, वो भी पूरा करना। कई बार क्या होता है ना, एक साइड बहुत बड़ी है, हाई प्रोफाइल है, यानी कोई कंपनी के CEO हो सकते हैं, किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई उच्च पद पे है, कोई अभिनेता है, नेता है, समझ रहे हो बात को, तो उस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा वक्त की कमी होगी, राइट। और आप उतने नहीं हो कामयाब, लेकिन सोल पर्पस तो दोनों को मिलके करना है, तो आप ये उम्मीद करते हो कि वो व्यक्ति वक्त निकाले और सोल पर्पस की तरफ ध्यान दे। तो ये भी चैलेंज होता है कि अगर एक व्यक्ति टाइम नहीं निकाल पा रहा है, तो
तो वो दूसरे का पेशेंस लेवल चेक होता है कि वो उतना समझ पा रहा है उनको, वो उतना वक्त दे पा रहा है, वो उतना इंतज़ार कर पा रहा है। क्योंकि जब इकट्ठे हो जाते हो ना तो इम्पेशेंट भी हो जाते हो कि अब ये आ गया, आप फटाफट अपना काम कर लें, यू नो। और अगर वो व्यक्ति नहीं आ पा रहा है तो फिर कई बार प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बट द पार्ट 2, when you both mate physically, when you both you reunite physically, तब क्या होता है, तब स्टार्ट होता है आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। पहले पोर्शन में चैलेंजेस आए, बट दूसरे पोर्शन में आपके फिजिकल रीयूनियन के बाद स्पिरिचुअल एवोल्यूशन स्टार्ट होता है, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट होता है। और ऐसा ज़बरदस्त ग्रोथ स्टार्ट होता है कि एक रोलर कोस्टर की तरह आपको ऊपर लेके जाती है राइड। मतलब जब ट्विन फ्लेम्स, हाईली स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम, अवेकन ट्विन फ्लेम, बैलेंस ट्विन फ्लेम जब इकट्ठे होते हैं ना फिजिकली, तब उनका जो डीएनए एक्सचेंज होता है और उनका जो एनर्जी ग्राफ अप होता है मिलके, वैसा इस दुनिया में ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया। इट्स अनबीटेबल, इट्स अनमैचेबल। ओके, क्या होता है मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट बताने की कोशिश करूंगी, प्लीज़ जुड़े रहिए। एनर्जेटिक शॉक वेव होता है ये एक इमीडिएट शिफ्ट ऑफ एनर्जी अपॉन मीटिंग। जो एनर्जी शिफ्ट लाने में आपको सालों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, है ना, तब जाके एनर्जी शिफ्ट आता है। इसमें सडन आता है, इमीडिएट आता है जब आप इकट्ठे होते हो दोनों फिजिकली। ओके, इस फिजिकल मीटिंग के दौरान एक एनर्जी का वॉल कैनो ओपन होता है, अनवेल होता है, फट जाता है। वी कैन से लाइक दिस लेमैन लैंग्वेज में। एक्सपेंडिंग इंट्यूशन एंड फिजिकल एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशन और फिजिकल एबिलिटीज़ को कहीं ज़्यादा बढ़ा देगा। उम्र में छोटे लगने लगोगे, एनर्जी का ओवरऑल स्तर आपका बहुत अप हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इंट्यूशन बढ़ जाएगी, आप में क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आप में एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी इन बाय द पॉजिटिव वे। थर्ड पॉइंट है डीप री इवेल्युएशन ऑफ सोल पर्पस। जब इकट्ठे हो जाते हो रूह के साथ साथ जिस्म से भी, और जिस्म के साथ साथ रूह से भी, आपकी आत्मा जब चक्कर काट आती है ना, तब जो री एवेल्युएशन होता है आपके सोल पर्पस का, दोनों मिलके जो दोनों करते हो अंतर की आत्माओं से, वैसा उसका जोड़ ही नहीं है। मतलब जो आप कहना चाहते हो, जो आपका व्यू पॉइंट है, जो वो कहना चाहते हैं, जो उनका व्यू पॉइंट है, बिन बोले समझ जाओगे। ऐसा सिनारियो, ऐसा एक दूसरे के प्रति बदलाव आता है। इसीलिए इसको एवोल्यूशन बोला गया ना, क्रांति बोला गया, इनकलाब आ जाता है एक, ठीक है। डिसॉल्विंग ईगो इन लेटर स्टेजेस एंड नोइंग योर ट्रू सेल्फ, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, ये आते आते, ये होते होते आपका रीयूनियन लेटर स्टेजेस में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ईगो डिसॉल्व होने लगता है एक दूसरे के प्रति, आप एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगते हो, ज़्यादा चांसेस देने लगते हो, राइट। और अपने ट्रू सेल्फ को पहचान लेते हो एग्जैक्टली कि मैं हूँ क्या, वो मेरे लिए क्या है, ये सब। अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ विद इन सेपरेशन एंड रीयूनियन साइकिल। जो ग्रोथ आपके सेपरेशन से लेके रीयूनियन साइकिल तक हुई, उसको पूरे का पूरा आप दोनों पार्ट समझ पाते हो। अगर अब ये पार्ट कम समझा था तो वो भी एकदम से समझ जाएगा कि इसका पर्पस क्या था, क्यों हुआ, उसमें क्या क्या अचीव करवाया गया हमें, ये सब सामने आ जाएगा, ठीक है, सब साफ हो जाएगा। कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल एसिलरेशन, इसके बाद कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल एसिलरेशन होता रहता है आपकी जर्नी में। ओके, इसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो आसमान छूती है, वो रुकती नहीं है, बिना रुके टोके वो बढ़ती रहती है। और आप एक तरह से मैं कहूँ कि सोल पर्पस करते हुए उसके बाद अगर मोक्ष की चाह आत्मा को है तो वो उस द्वार पे चल पड़ती है, ठीक है। तो गाइज ये था टॉपिक आज का कि रीयूनियन के बाद क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि मैंने 2 पड़ाव में आपको समझाने बताने की कोशिश करी है।
आई थिंक मैं कामयाब रही हूँ, और अगर मैं रही हूँ तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देते जाइएगा, बताइएगा कि मैं टॉपिक आपको समझा पाई या नहीं, आप इससे रेजोनेट कर पाए या नहीं, राइट। मैं फिर मिलूँगी अगले टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, क्लेम योर रीयूनियन, क्लेम योर सोल पर्पस with your soul part, right? Till the time, stay blessed, stay tuned, Shabba Khair, Rab Rakha, bye bye, take care, all of you.